Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the most important topic, which is रिसर्च एंड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके रिसर्च डिज़ाइंस देखेंगे। अब यहाँ पे है बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम पहले पॉइंट्स के हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिटेल अंदर डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वेशन है, सर्वे एंड इंटरव्यू है, फिर केस स्टडी है, फिर फिजियोलॉजिकल मेजर्स है, फिर हमारे पास आगे रिसर्च डिज़ाइन आ जाए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, को रिलेटेड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि आप किस तरह ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हो। एक है नेचुरलिस्टिक और एक है लेबॉरेटरी। आपको पता है नेचुरलिस्टिक में आपको कोई इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना नहीं पड़ता और वहाँ पे ऑब्जर्व करना एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा आसान है और वहाँ पे आपको नेचुरल रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड लेबॉरेटरी के अंदर आपको हर चीज़ एक लेबॉरेटरी के पहले फ़ायदे देख लेते हैं और फिर नुकसान देख लेते हैं। लेबॉरेटरी के फ़ायदों में ये आता है कि आप एग्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि गुस्सा क्यों आया। अगर अग्रेसिव आप कोई एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जो है आपके हाथों के अंदर हर चीज़ होती है, आप हर चीज़ को कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके देखेंगे ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स में ये है कि आपको मिसकंसेप्शन हो सकती है। आप जो है वो स्टडी किसी को किए बगैर, जो भी लेबॉरेटरी में आता है उसको ये पता होता है कि ये मेरे पे कोई स्टडी हो रही है, सो वो उस तरह से अननेचुरल रिस्पॉन्स ये कहलाता है। उस तरह से आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। क्या बताओ, आप अपने जो आपके जो अंडर काम कर रहे हैं, जिनको आप ऑब्ज़र्व करें, वो अच्छी तरीके से जो है वो अपना जो रियल जो है इमोशंस वो शो ना करें बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स। सो यहाँ पे आपको डिवर्स कल्चर बैकग्राउंड नहीं मिलेगा लेबॉरेटरी के अंदर, जबकि नेचुरलिस्टिक थिंकिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब सर्वे और इंटरव्यू देख लेते हैं। सर्वे और इंटरव्यू में क्या होता है कि सर्वे के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने क्वेश्चंस करने होते हैं। गुड सर्वे जो है वो वही है जो कि अनबाइस्ड हो और अनएम्बिगियसली आप जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो करें और जो आगे से आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं, जिनके आप क्वेश्चंस करें, जिनको आपने ऑब्जर्व करना है, वो भी अच्छी तरीके से जवाब दें। और हमारे पास इंटरव्यूज़ में भी सेम लाइक दैट है, साइमल्टेनियसली इसी तरह होता है। लेकिन यहाँ के इनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि आपके जो है सर्वे और इंटरव्यूज़ में जो इंडिविजुअल्स हैं वो राइटली परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ड्रग्स पे जो है वो सर्वे कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो ड्रग्स पीते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे क्योंकि सोशल मीडिया होता है, रिकॉर्ड हो रहा था, अगर नहीं भी हो रहा था तो वो कह रहे थे कि हमने एक अच्छा इम्पैक्ट रखना है, सो वो झूठ बोल देंगे। तो इट वाज़ नॉट, तो आपका जो है ना वो डाटा अच्छी तरीके से कलेक्ट नहीं हो पाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, स्टैनफोर्ड बाइनेट का हम यहाँ पे टेस्ट डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट के मुहैया करने के लिए कि पहले आपने इंटेलिजेंस मुहैया करनी होती है, दूसरा होता है पर्सनैलिटी, कि आपको इंडिविजुअल्स की कंडक्ट करने का दो इसके मेन वजूहत होती है। या तो आपने पर्सनैलिटी देखनी होती है इंडिविजुअल की कैसे, या टेस्ट जो है ना इंटेलिजेंस क्या इस टेस्ट के अंदर। अब जो मेन है वो ये है कि दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे ये करते हैं, अगर आप टेस्ट में, आपको पता है जब टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो एक इन्वायरमेंट टेस्ट का बना होता है। सो टेंसिफाइड इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर, जिसकी वजह से बच्चे अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। अब केस स्टडीज़ के ज़रिए डाटा कलेक्ट करने का ये है कि आप सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। तो अभी जो हमने टॉपिक थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है मैंने, एरिक एरिक्सन का, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उन्होंने गांधी पे जो है वो केस स्टडी की थी, उनकी लाइफ पूरी स्टडी की है। केस स्टडी क्या होता है, आपने इन डेप्थ देखना होता है एक इंडिविजुअल को, एक सिंगल इंडिविजुअल को। उससे आपको क्या मिलता है कि आपने जो है ना वो उसका बिहेवियर, उसके माइंड, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका मेडिकल रिकॉर्ड, उसका इंटरव्यूज़ के ज़रिए आपने सारा उस डाटा को कलेक्ट करना होता है। फिजियोलॉजिकल मेजर्स में आपके पास हार्मोन्स आ जाते हैं, ब्लड आ जाता है, डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं, हार्ट रेट से रिलेटेड टेस्ट, एमआरआई, ब्रेन से रिलेटेड आई मूवमेंट आ जाता है और फिर जीन्स आ जाते हैं। अब हार्मोन्स के अंदर आपको किस तरह पता चलता है, आपको डाटा किस तरह प्रोवाइड करते हैं। अब आपको पता है कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड सेक्रीट करता है, वो स्ट्रेस हार्मोन है। अब आप जो है ये हार्मोन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर। आपने कोई डाटा जो है किसी भी रिसर्च के अंदर जो डाटा कलेक्ट करना है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस हार्मोन के ज़रिए से टेम्परामेंट लोगों का किस तरह चेंज होता है, किस तरह लोगों का टेम्परामेंट अफेक्ट होता है इस हार्मोन की वजह से। तो आप जो है एमआरआई, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक है, जो कि न्यूरो इमेजिंग के अंदर यूज़ होती है, वो आप टेस्ट के ज़रिए से आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ब्रेन को
और बायोकेमिकल जो सेल्स हैं वो एक्टिविटी को नोट करते हैं, उसके ज़रिए से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। हार्ट रेट की वजह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका हार्ट बीट फास्ट होती है, और जीन्स की वजह से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब रिसर्च डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव है, फिर कोरिलेटिव, और फिर तीसरा एक्सपेरिमेंटल है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जिस तरह आपको पता चल रहा है लव से कि इसके नाम से ही कि आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है बिहेवियर को। डिस्क्रिप्टिव में आप ये करते हैं, यहाँ पे आपको कॉज फाइंड नहीं करना होता कि किसी एग्रेशन की, किसी हैप्पीनेस की क्या कॉज है। इसके अंदर आ जाता है को रिलेटेड रिसर्च। अब को रिलेटेड रिसर्च जो है ये इसके अंदर जो आपने प्रिडिक्ट करना होता है बिहेवियर को बाय यूजिंग द डाटा, बाय एनालाइजिंग द डाटा यू हैव टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर। अब इसके अंदर जो को रिलेटिव रिसर्च के अंदर आ जाता है को रिलेशन कॉफिशेंट। अब को रिलेशन कॉफिशेंट क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो कि यूज़ होता है टू डिग्री एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब को रिलेशन के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने जो दो इवेंट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। को रिलेशन के अंदर आप ये करते हैं, और जो आपके पास कॉफिशेंट्स आते हैं को रिलेशन के वो है -1 to +1। अब ये जो है प्लस और -1, ये प्लस जो है वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिविटी को और नेगेटिविटी को शो कर रहा है, मतलब इन्वर्स को नेगेटिव शो कर रहा है। जितनी वैल्यूज ज़्यादा होगी उतना ही रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास ये एग्जांपल आ जाती है, या आपने एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, परमिसिव पेरेंटिंग कॉजेस चिल्ड्रन लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जो परमिसिव जो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को खुलेआम जो है वो परमिशन दे देते हैं हर चीज़ करने की, वो उनके बच्चों में ये होता है कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल अपने बच्चों पे खो देते हैं। और जो बच्चे इस तरह भी होता है बाज़ औक़ात के जो बच्चों के ऊपर से सेल्फ कंट्रोल जो नहीं होते वो परमिसिव पेरेंटिंग की वजह से भी होते हैं। माँ बाप कहते हैं कि ये बच्चा जो है मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो अपनी पेरेंटिंग को लूज़ कर देते हैं। ये इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है कि माँ बाप ने ही जो है ना पेरेंटिंग वो लूज़ की हुई है, और जिसकी वजह से उनका सेल्फ कंट्रोल बच्चों से हट गया। अब यहाँ पे होता है कि थर्ड फैक्टर भी है जो कि जेनेटिक है और पॉवर्टी है, जो कि हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन की परमिसिव पेरेंटिंग और चिल्ड्रन की सेल्फ कंट्रोल की लैक एबिलिटी को करता है। अब हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। ये बहुत मज़े का रिसर्च मेथड है। यहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट देखना होता है, और यहाँ पे आपको वजह जाननी पड़ती है कि बिहेवियर के पीछे क्या वजह है। इसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आता है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 3-4 खुसूसियात है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर पहले ये है कि ये जो है वो इन्फ्लुएंशियल होता है, ये मैनिपुलेटेड होता है, ये चेंज हो सकता है, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर कहलाता है। और डिपेंडेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है एज अ रिजल्ट। अब जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और ये वेरिएबल्स की भी। एग्जांपल के अंदर जो है हमारे पास ये आता है। अब हमने जो है ना वो देखना है कि न्यू बॉर्न्स की हम ब्रीथिंग और जो स्लीपिंग पैटर्न कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम कोई मेडिटेशन नहीं देंगे, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम मेडिटेशन देंगे, उनसे कोई एक्टिविटीज़ या कुछ करवाएंगे, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वूमेंस है। अब जो है ये जो मेडिटेशन का प्रोसेस है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है वो आपको आगे जाके समझ आएगा। अब आगे प्रेग्नेंट डिलीवरी के वक्त आगे और डिलीवर होंगे बच्चे। अब हम ये देखेंगे कि न्यू बॉर्न्स की ब्रीथिंग और जो स्लीपिंग पैटर्न है जो हमने मेडिटेशन दी है उस पर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 9 मंथ्स के अंदर जो माँ जो है वो जिन एक्सपीरियंस से गुजरी होगी उस एक्सपीरियंस से बच्चे भी गुजरे होंगे, और उनके बिहेवियर के अंदर वो शो होगा। सो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, बच्चे का ये डिपेंडेंट वेरिएबल है स्लीपिंग पैटर्न और जो हमारे पास ब्रीथिंग रेट है। और जो इंडिपेंडेंट है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, मतलब जो मेडिटेशन है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट फैक्टर इन दैट वे, क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो मैनिपुलेट उस वक्त हो सकता था। और ये डिपेंडेंट फैक्टर ये है यहाँ पे कि न्यूबॉर्न्स और स्लीपिंग पैटर्न माँ की मेडिटेशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये डिपेंडेंट फैक्टर है। और ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। All right, that's clear. So that was all about from my side, और it is very important topic research design and how to collect research data और हम किस तरह इसको represent कर सकते हैं। So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी जो है वो समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है तो आप या कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक को समझाऊँ। So once again, thank you for watching this video.